कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मेहनत की कमाई। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मुहरें। इस मोटी रकम के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थी या ज्यादा? एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर सौकल लगा दी। अब कौन आ टपका? मुहरें छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरें थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपाऊं इस थैली को? ये पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। अरे दोस्त, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। भाग्यवान, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मुहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे पहले पानी लाना चाहिए। उसने एक पतीला उठाया। नदी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया। वो लौटने पर घर सूना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है, बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया, थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा बहन, लाओ पतीला। तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में कुछ आवाज सुनाई दी। क्या है इस पतीले में? अरे थैली! इतने सारे सोने की मुहरें! मेरी तो किस्मत खुल गई। वो पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा, दावत। बाजार जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, थैली पर किसकी नजर पड़ गई तो इसे तुरंत छुपा देना चाहिए। लेकिन छुपाऊं कहाँ? अरे हाँ, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है भला? उसने वो सारी सोने की मोहरें बकरे को जबरदस्ती खिला दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, तुम इस बकरे को लेकर घर जाओ। ठीक है बापू। 2 मुहरों में खरीदा है, संभाल कर लेकर जाना इसे। हाँ बापू। रास्ते में लड़की को किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, क्या तुम इसे बेचोगे? पहले दाम कितना दोगे बताओ। मैं इस बकरे के तुम्हें 3 मोहरे दे सकता हूँ। ठीक है, ले लो। वाह वाह, आज बड़ा अच्छा सौदा रहा है। इस सौदे से तो बापू बड़ा खुश होगा। एक मुहर का फायदा जो हो गया। इधर किसान जब बकरे को लेकर घर लौटा। कितना तगड़ा बकरा है। हाँ, दोस्तों को दावत दूंगा, तुम इसे पीछे आंगन में बांध दो। और जैसे ही किसान घर में घुसा तो अरे मेरा पतीला कहाँ गया? मैंने पतीला यहाँ रखा था, क्या किया तुमने उसके साथ? कसाई को पानी लाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अरे भाग्यवान, वो कभी अब आएगा भी नहीं। पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। हाय राम, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? हे भगवान, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। दूसरे ही पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो? क्या माजरा है? मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँची? कसाई ने ही ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा है मैंने। अच्छा सबक मिला है उसे। अब धन हमेशा मैं अपने पास ही रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय कितनी गर्मी है, पानी में गोता लगा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अपने कपड़े और थैली वही किनारे पे रखकर वो नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहा की निगाह थैली पर पड़ी। अरे सोने की मुहरें, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो थैली लेकर चला गया। रास्ते में लगता है कोई आ रहा है, जरूर मेरी थैली छीन लेगा। मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। उसने थैली कुएं में फेंक दी। इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। इधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। हाँ, मजा आ गया। अब जल्दी घर चलना चाहिए। अरे मेरी मुहरों वाली थैली कहाँ गई? हे भगवान, मैंने फिर से धन गवा दिया।
शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया और पैर फिसलकर कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ, मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वो कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो भाई, क्या हुआ? मैंने सोने के सिक्कों की थैली एक कुएं में छुपाई थी, अब जाकर देखा तो गायब है। मतलब वो थैली मेरी नहीं थी? तुम्हारी थैली सुरक्षित है भाई। मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ, तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मोहरों वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी तुम्हें जल्द मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर मेरे खोखले डंडे में ये मुहरें सुरक्षित रहेंगी। चरवाहा सारी सोने की मोहरें उस खोखले डंडे में डाल देता है और दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वो फिसल गया और डंडा भी पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वो डंडा पकड़े, एक जबरदस्त लहर उस डंडे को बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था, तभी उसे वो डंडा उसकी ओर आता दिखाई दिया। बड़ा अच्छा डंडा है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, काम आएगा। किसान वो डंडा लेकर जब घर आया, जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है। आज ही ये डंडा मिला है, अभी का काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। अरे मेरी मुहरें! मैंने 3 बार मेरी मुहरें खोई और तीनों बार मुझे मेरी मुहरें वापस मिल गई। ये सब भगवान की दया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान तुम्हें वो हर हाल में वापस दे देता है। शामलपुर नाम के गांव में नदी के किनारे एक राधा बुढ़िया रहा करती थी। उसके घर में 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उसका पूरा परिवार भरा भरा हुआ था, मगर राधा का लालची स्वभाव उसे चैन से बैठने नहीं देता था। बुढ़िया का बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी शीला एक स्कूल में टीचर थे। वो दोनों स्कूल में पढ़ाने के लिए घर से सुबह ही निकल जाया करते थे और उसका छोटा बेटा सुधीर उसकी पत्नी रमा के साथ खेती में काम किया करता था। उनके परिवार में कभी कोई नोकझोंक नहीं होती थी। उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहा करता था। एक दिन राधा बुढ़िया अपने दोनों बेटों को बात करने के लिए बुलाती है। तभी बड़ा बेटा, माँ क्या बात है, तुमने हमें बुलाया? अरे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मुझे तुम दोनों से कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है ना माँ, कितने चाहिए बता देना, हम दे देंगे। हाँ माँ, कितने चाहिए बताओ। तुम दोनों मुझे महीने के 2000 रुपये दिया करो। मुझे कुछ लगा तो मैं लेकर आऊँगी। मेरे पास भी तो चाहिए ना कुछ। हाँ ठीक है माँ, मैं तुम्हें हर महीने 2000 रुपये दिया करूँगा। और माँ, मैं भी 2000 रुपये दिया करूँगा। तुम्हें जो करना है वो करो उन पैसों का। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। चलो अब मुझे काम करने हैं, तुम तुम्हारा काम करो। रमेश सुधीर से कुछ बात करता है और दोनों बोलते हैं, ये माँ को क्या हो गया है, ऐसे अचानक पैसे क्यों मांगने लगी है? क्या पता भैया, जाने दो, हमें बहुत काम है, चलो काम करते हैं। हाँ चलो। ऐसा कहकर रमेश और सुधीर अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी रमेश की पत्नी शीला और सुधीर की पत्नी रमा रसोई में कुछ काम करती है। तभी रमेश शीला से, क्या मेरा टिफिन तैयार है? जी हो गया है, ये लीजिए। ऐसा कहकर शीला रमेश को टिफिन दे देती है और खुद भी तैयार होने चली जाती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब राधा दिन भर अपने आप से सोचती है कि अगर मैं मेरे पोता और पोती के खाने का सामान चुरा लूँ तो मुझे घर में बहुत सारा खाने को मिलेगा और मुझे बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मन ही मन सोचकर राधा बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुधीर का बेटा श्रवण और रमेश की बेटी शर्वरी अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी राधा बुढ़िया उनके खाने का सामान जैसे बिस्किट, वेफर्स और चॉकलेट्स ऐसे सब चीज़ें चुराकर अपने कमरे में लेकर जाती है और वही कमरे में बैठकर उसे खा लेती है। मगर जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं कि उनके खाने के सामान को किसी ने हाथ लगाया है, तभी दोनों बच्चे रमा के पास चले जाते हैं। चाची, हमारी खाने की चीज़ों को किसने हाथ लगाया? उसमें से बहुत खाने की चीज़ें गायब है। हाँ माँ, मेरी भी खाने की चीजें गायब है। कल तो चॉकलेट भी थी उसमें, आज चॉकलेट भी नहीं है। ये सब सुनकर रमा 1 मिनट के लिए शांत हो जाती है और कहती है, अरे बेटे, होंगे ना यही कहीं। तुम दोनों की खाने की चीज़ों को कौन हाथ लगाएगा? तुमने खाया होगा और याद नहीं होगा, समझे? अब जाओ, पढ़ाई नहीं करनी है।
हाँ हम जाते हैं। ऐसा बोलकर रमा वक्त को संभाल लेती है और अपने ही विचार में खो जाती है। इस घर में दीदी भी सुबह गई तो शाम को आती है और मैं भी काम में अटकी रहती हूँ। ये दोनों भाई तो काम से सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और रहा माँ जी का, तो वह ऐसा क्यों करेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? माँ जी क्यों बच्चों का खाने का सामान चोरी करेगी? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा सोचकर रमा अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाहर एक आदमी आया था। वह 3 साड़ियों पे एक पतीला बेच रहा था। तभी राधा के मन में बैठे बैठे विचार आया, अगर मैंने इन दोनों की पुरानी साड़ियाँ बेच डाली तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं कुछ खाने का सामान ला सकूंगी। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए राधा, चलो पैसे कमाने का यही सही तरीका है। ऐसा सोचकर राधा अपने बहुओं की साड़ियाँ उस आदमी को बेच डालती है और उसके बदले में कुछ बर्तन खरीद लेती है और रमा को आवाज़ लगाती है, अरे ओ बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए नया बर्तन लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर राधा वह बर्तन रमा के हाथों में दे देती है और रमा राधा से कहती है, माँ जी ये आपने कहाँ से लाए? इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दिखे तो मैं इन्हें लेकर आई, तुम्हें नहीं पसंद तो लाओ, मैं वापस कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मुझे अच्छे लगे, मैं इन्हें रख लेती हूँ। ऐसा कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और उन साड़ियों को बेचकर जो पैसे आए थे उन्हें देख बहुत खुश हो जाती है। वो सारे पैसे अपने संदूक में छुपा के रखती है और उसके साथ उन दोनों की कीमती साड़ियाँ भी अंदर रख देती है। मन में कुछ और सोचने का विचार करती है। राधा का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि ये सब बातें घर वालों के नज़र में आ सकती है। दूसरे दिन शीला अपनी साड़ी पहनने के लिए ढूंढती है, मगर उसे नहीं दिखती तो वो रमा के पास आ जाती है। अरे रमा, मेरी 2 साड़ियाँ तुम्हारे पास है क्या? नहीं दीदी, मैं भी आपसे पूछने आने वाली थी कि मेरी वाली साड़ी आपको दिखी क्या? अरे मेरी साड़ी तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? और तुम्हारी भी कोई साड़ी मेरे पास नहीं है। दीदी पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब ही हरकतें हो रही है। मगर क्या अजीब हो रहा है? दीदी कुछ दिनों पहले बच्चों का खाने का सामान गायब हो गया था और कल हमारी साड़ियाँ, और कल ही माँ जी ने बर्तन भी लाए जो कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। माँ जी ने बर्तन लाए? हाँ दीदी, यही तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें सावधान रहना होगा जिससे किसी को हम पर शक ना हो और हमें घर में क्या हो रहा है ये भी पता चले, समझी? जी दीदी। ऐसा कहकर रमा और शीला अब घर में चौकन्ना होकर सारा काम किया करती थी। एक दिन रमा अपना काम कर रही थी और सभी और नज़र रखकर थी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब ऐसे ही समय बीतता चला गया, मगर घर में छोटी मोटी चोरियां होती ही रही, मगर किसी को कुछ पता नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन रमा राधा का कमरा साफ करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर कमरा साफ करती है तो उसे संदूक के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। वह शीला को बुलाती है और दोनों मिलकर संदूक को खोलती है। तभी रमा शीला से, दीदी जल्दी करो नहीं तो माँ जी आ जाएगी। अरे रमा, ये देखो हमारी महंगी साड़ियाँ, और ये देखो बच्चों के खाने का सामान, और ये इतने सारे पैसे आए कहाँ से इनके पास? ये सब माँ जी कर रही थी, मगर उन्हें इस सब की क्या जरूरत पड़ी? वो छुप कर अपना काम कर रही थी। उनके मन में लालच आ गया है रमा, इसीलिए वो ये सब कर रही है। मगर क्यों दीदी? इस उम्र में पैसा खुद के पास रहे ऐसा सबको लगता है, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है और इसीलिए वो इन दोनों से भी हर महीने पैसे मांगती है। अब हम क्या करें? इन दोनों भाइयों को सारी बात बता दे क्या? अरे नहीं रमा, ऐसा मत करो। हमें माँ जी को रंगे हाथ पकड़ना है, समझी? बाद में देखेंगे कि क्या करना है, मगर अब हमें उन पर नजर रखनी पड़ेगी। जी दीदी। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि राधा वहाँ आ जाती है और उन्हें बोलती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं आपके कमरे की सफाई करने के लिए यहाँ आई थी, तो दीदी को भी बुला लिया सफाई करने के लिए। अच्छा, अब जाओ तुम दोनों, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर रमा और शीला वहाँ से चले जाते हैं और शीला रमा से, रमा, मुझे लगता है माँ जी कल भी कुछ ना कुछ करेगी, हमें उन पर ध्यान रखना होगा। जी दीदी, हम उन पर ध्यान रखेंगे। अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए बहुत सारे पकवान बन रहे थे। शीला और रमा काम करने में व्यस्त थीं। तभी राधा किचन में आकर एक लड्डू का बॉक्स उठाती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ये सब रमा और शीला देख लेते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोलते। सभी मेहमान आने के बाद सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं
और उनमें से एक मेहमान का पॉकेट वहाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी राधा बुढ़िया की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह पॉकेट उठाने ही वाली थी कि शीला और रमा वहाँ आ जाते हैं और उनकी ओर देखते हैं। तभी राधा, अरे मैं ये किसका है ये देख रही थी। माँ जी, अब इसमें से कितने पैसे मिलेंगे ये देख रही थी ना। कुछ भी बातें मत करो बहू। हमें सब पता है माँ जी, सब मेहमान हैं इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ऐसा कहकर राधा वह पॉकेट वह टेबल पर रखकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख रमा शीला की ओर देखती है। तभी शीला, सब मेहमान जाने के बाद देखेंगे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहिए, चलो। ऐसा कहकर रमा और शीला काम करने चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। अब राधा भी बाहर आकर बैठती है। तभी शीला राधा से, माँ जी, अब ऐसा क्यों कर रही है? तुम क्या कह रही हो बहू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब बातें सुन रमेश और सुधीर भी वहाँ आ जाते हैं और शीला को ऐसी बातें कर रमेश शीला से, शीला, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम किससे और कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। अरे भाभी, बोलो भी अभी, क्या हुआ है? अपनी माँ से पूछो ये सब क्यों कर रही है। माँ, क्या हुआ है? भाभी ये सब क्या कह रही है? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपने ही घर में चोरी की, बच्चों के खाने की चीज़ें चुराई। मुझे पैसों को लेकर मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने लालच में आकर बहुओं की साड़ियाँ भी बेच दी और उससे बर्तन खरीद लिए, और तो और आज मेहमानों का पॉकेट भी ले रही थी। तभी शीला ने आकर मुझे रोका। मुझे तुम सब माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सब सुन सभी राधा की ओर देखने लगते हैं और तभी सुधीर अपनी माँ से, माँ, तुमने ऐसा सिर्फ लालच में आकर किया? अरे तुम्हें चाहिए था तो हमें मांग लिया होता, हम तुम्हें दे देते, मगर ऐसा क्यों किया तुमने? अब तुम पर तो भरोसा करना ही मुश्किल हो जाएगा माँ। हाँ माँ, सुधीर ठीक कह रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुन राधा की आंखें भर आती है और वह माफ़ी मांगने लगती है। और तभी शीला सभी से, माँ जी, आपने जो किया वो सही नहीं था। अपने ही घर में चोरी करना अच्छी बात नहीं होती माँ जी, मगर आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। आप वचन दीजिए हमें। हाँ बहू, मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। राधा बुढ़िया की बातें सुन सुधीर अपनी माँ से, माँ, आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। माँ, अब की बार हम तुम्हें माफ करते हैं, मगर ये सब फिर से नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज से मैं अपना लालच छोड़ अपने सुखी परिवार में रहूंगी। ऐसा कहते ही श्रवण और शर्वरी भी अपनी दादी के गले लग जाते हैं और रमा और शीला भी उनके गले लगकर अब उन्हें माफ कर देती है। अब राधा बुढ़िया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वह अब बहुत खुश रहा करती थी और अब राधा बुढ़िया ने लालच भी छोड़ दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच अच्छे आदमी को बुरा काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसीलिए कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी, सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे, भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है
उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी, उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है, अजी सुनते हो? चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरी से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरी के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरी के घर आता है और हरी से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरी मान जाता है। चंद्रा हरी को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है।